Hello everyone. Once again, welcome to all of you on our official platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो सेशन रहेगा अगेन टारगेट रहेगा ESIC को, ठीक है। साथ में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPCI की RML की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट मेनली जो MCQs है वो प्रीवियस ईयर MCQ सॉल्व कर रहे हैं ESIC के। तो प्रीवियस ईयर MCQ सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि एक तो उन टॉपिक्स को पता लगता है कि हाँ कहाँ कहाँ से ESIC MCQ बना रहा है, ठीक है। साथ साथ में वो सेम MCQ आपको पूछे ना पूछे, बट हो सकता है उसके सराउंडिंग आपको कुछ नए MCQs भी मिल सके। तो उनका हम रेशनल्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना है ताकि आपको जो है वापस से इन जो वीडियोज़ का रिवीजन ना करना पड़े, ठीक है। आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे हर एक वीडियोज़ के मेरे, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बाद में। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट MCQ है अपना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डिजॉक्सिन, वेरापामिल, डिल्टियाजिम या फिर फेनेटोइन। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी? तो क्या होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया? टेकिकार्डिया का मतलब तो आपने समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, हार्ट रेट जो हो रही है फास्ट हो रही है। सुप्रा का मतलब अबव, वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल्स के अबव। तो वेंट्रिकल्स के अबव क्या होते हैं, आपके एट्रिया प्रेजेंट रहते हैं। तो उन एट्रिया के अंदर क्या होते हैं, नोडल टिश्यूज वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करवाते हैं, यहाँ पे स्टिमुलेशन करवाते हैं हार्ट रेट का, ठीक है। समझने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टिमुलेशन करवाते हैं हार्ट रेट का, जिसकी वजह से जो टेकिकार्डिया होता है इसे हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार से फास्ट साइनस रिदम होती है यहाँ पे, ठीक है। कितनी फास्ट होती है, तो मतलब 160 बीट पर मिनट यहाँ पे हार्ट रेट देखने को मिल सकती है अपने को। और इसके साथ में जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, नैरो। तो दोनों यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक तो हार्ट रेट फास्ट होगा, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कैसा होगा, नैरो होता है। और सुप्रा का मतलब क्या होता है, अबोव वेंट्रिकुलर। अब इस कंडीशन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं? तो देखो, पेशेंट को क्या होता है, कॉमन साइन सिम्टम क्या होगा यहाँ पे, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन सीरियस हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकती है। बॉडी के अंदर पार्ट्स में क्या होगा, नंबनेस भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए जो यहाँ पे कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी, तो आंसर क्या रहेगा, वेरापामिल। तो वेरापामिल यहाँ पे जो है बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए। नेक्स्ट MCQ बनता है आपका इसी वेरापामिल से कि वेरापामिल जो है वो कौन सी क्लास की कैटेगरी की ड्रग होती है। तो आंसर अपना क्या रहेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि वेरापामिल जो है या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आंसर क्या रहेगा, वेरापामिल। तो ये क्या करता है, एक तो ये क्या करती है, हाइपरटेंशन को कम करती है, ठीक है, हाइपरटेंशन को डिक्रीज करेगी। इसके साथ और क्या करेगी, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीअरिथमियाज को भी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, उसको ट्रीट करती है। हम कह सकते हैं कैसे ट्रीट करती है, ये क्या करती है कि ऐसे नोड से क्या हो रहा है, एक्सेसिव अपने वो रिदम्स जनरेट हो रही है, ठीक है। और AV नोड से क्या हो रहा है, आगे वो फर्दर स्टिमुलेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है अपना रिदम जो है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करती है, ये डिक्रीज करती है इन दोनों को। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेरापामिल डिक्रीज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल कंडक्शन, ठीक है। इस नोडल कंडक्शन को डिक्रीज होने से क्या होगा, आपका जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज करने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको जो है मैनेजमेंट में दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को। अब देखिए यहाँ से 2 से 3 MCQs और बनने वाले हैं अपने ड्रग्स से रिलेटेड ही। देखिए फर्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, तो पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मतलब पीएसवीटी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? तो अपना आंसर वेरापामिल नहीं होगा। ठीक है, पूछा गया एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीएसवीटी, पीएसवीटी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? तो आंसर क्या रहेगा? एडिनोसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, एसवीटी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो अपना आंसर क्या रहेगा? वेरापामिल। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है? तो डिजिटेलिस। ठीक है, 3 एमसीक्यूज हो गए अपने। लास्ट एमसीक्यू जो होगा अपना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटेलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। मतलब क्या कि डिजिटेलिस ने क्या कर दिया? वेंट्रिकुलर एरिथमिया को कॉज कर दिया। तो यहाँ पर ड्रग कौन सी रहेगी? तो आंसर क्या सा रहेगा? लिग्नोकाइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो जिन्हें पता है ये सब, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग जो अच्छे से अपडेटेड रहते हो। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? वेरापामिल जो है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर हेल्प करता है ट्रीटमेंट करने में। नेक्स्ट एमसीक्यू, ओके, इस एमसीक्यू में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर ऑप्शन में वेरापामिल नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिल्टियाजिम को हम यहाँ पे राइट मान सकते हैं। ठीक है, वेरापामिल नहीं हो तो डिल्टियाजिम को हम यहाँ पे राइट मान सकते हैं। द ड्रग यूज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड डिक्रीज द सिक्रेशंस इज, ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है किसके? एक तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है, दूसरा डिक्रीज करती है सिक्रेशन को। ठीक है, बॉडी के सिक्रेशन को कम करती है। तो आंसर क्या रहेगा? एट्रोपिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या फिर डोपामिन। तो देखिए, ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रिवेंट करती है? एक तो एस्पिरेशन को, दूसरा बॉडी के सिक्रेशंस को कम करती है। आंसर क्या रहेगा अपना? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन ड्रग यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रहती है, सिक्रेशन को कम करेगी, रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करेगी। सिक्रेशन जब कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है एस्पिरेशन भी कम होगा। और ये जो कंडीशन आपको बताएगी, ये कंडीशन कौन सी होती है? बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम क्या हो सकता है कि भाई सर्जरी में एस्पिरेट कर जाए, ठीक है, या बॉडी के सिक्रेशन हमें कम करने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्लाइंट को क्या दे जाता है? एट्रोपिन हम दे सकते हैं। तो ये क्या करता है? एक तो ये ट्रीट करता है किसको? लो हार्ट रेट को, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेडिकार्डिया। दूसरा ये ट्रीट करता है रिड्यूस स्लाइवेशन। थर्ड वन, ये क्या करता है? रिड्यूस ब्रोंकियल सिक्रेशंस बिफोर सर्जरी। ठीक है, सर्जरी से पहले ब्रोंकियल सिक्रेशंस के लिए काम आता है। एंड लास्ट, इसका जो मेजर फंक्शन होता है, मेजर रोल होता है, किसमें होता है? एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग एंड मशरूम पॉइजनिंग। तो ये जो है इसके मेजर मेजर फंक्शन होते हैं अपने एट्रोपिन के। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इसलिए हम कहते हैं। ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग को ओवरडोज से कम करता है, इसलिए इस ड्रग को हम क्या कहते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। अब देखिए, ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया। और किसमें? स्पेशली एडल्ट के अंदर।
पीडियाट्रिक में भी काम में ले सकते हैं, बट एडल्ट एडल्ट के अंदर यहाँ पे स्पेशली कहा बताया गया है कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है ब्रेडिकार्डिया की। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू जो एग्जाम में आपसे पूछा रहता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा होता है? एंटीडोट क्या होगा? एट्रोपिन। अब देख लीजिए एट्रोपिन क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करेगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर एमसीक्यू पूछते हैं कि पॉइजनिंग होती है तो क्या होता है, तो इतने को उसमें मियोसिस होता है, ब्रेडिकार्डिया होगा, सलाइवेशन बढ़ेगा, यूरिनेशन बढ़ेगा, डायरिया बढ़ेगा, मतलब एट्रोपिन के अगेंस्ट फंक्शन करेगा। तो एट्रोपिन क्या हो जाएगा? उसका एंटीडोट हो जाएगा। और ये क्या करेगा? मुस्कुलिनिक रिसेप्टर को क्या करता है? इनिबिट करता है क्या? अपना एट्रोपिन। तो पूछ ले आपसे कि कौन से मस्कुलिनिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होता है, तो M3 मुस्कैनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है क्या? एट्रोपिन। अब देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया, तो इसका डोज क्या देंगे एडल्ट के अंदर? तो एडल्ट के अंदर जो डोज रहेगी अपने वो रहेगी 2 to 4 mg IV, या फिर 2 mg दे दो क्या? IM। इसको वापस रिपीट करना होता है एवरी 10 to 15 मिनट से, जब तक ये जो सिम्टम्स दे रहा है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्या सिम्टम? सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, जीआई डिस्ट्रेस करवाता है, वॉमिटिंग करवाता है, इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया करवाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल करवाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, पिन पॉइंट प्यूपिल। और क्या कराएगा? डायरिया, वॉमिटिंग सारी करेगा। जब तक ये साइन सिम्टम्स यहाँ पे सप्रेस नहीं होते तब तक हम क्या करते हैं? इसको एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, या फिर जब तक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सबसाइड नहीं होती तब तक हम इसको क्या करेंगे? एट्रोपिन देते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट एमसीक्यू बताऊंगा इसी एट्रोपिन से। देखो बेसिक एमसीक्यू तो आप सभी ने पढ़ रखे हैं, बट एग्जाम में जो एमसीक्यू न्यू बने हैं अभी तक या रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें से एग्जाम एक एमसीक्यू अभी रिसेंट में बना था। क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव एरर होता है बच्चों में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर इन चिल्ड्रंस। इसके टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जब ये टेस्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उस टेस्ट करते टाइम हम क्या करते हैं? एक ऑइंटमेंट हम बेबी के या फिर बच्चों की आइज़ के अंदर डालते हैं। वो ऑइंटमेंट कौन सा था? ऑप्शन थे कुछ, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? 1% ऑइंटमेंट ऑफ एट्रोपिन। तो 1% ऑइंटमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका? एट्रोपिन का। ठीक है, और स्पेशली चिल्ड्रंस की यहाँ पे एज क्या होनी चाहिए? <less than 5 ईयर की एज यहाँ पे होनी चाहिए। और इस ऑइंटमेंट को दो टाइम पे डाला जाएगा, एक तो 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर या फिर बिफोर टेस्ट, एंड 2 आवर बिफोर द टेस्ट। मतलब टेस्ट के पहले 2 बार डालना, एक तो एक दिन पहले डालना, एक दूसरा 2 आवर्स पहले हमें क्या करना होता है? डालना होता है ऑइंटमेंट को आई में। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई यहाँ पे आई ड्रॉप भी तो डाल सकते हैं, ऑइंटमेंट ही क्यों डाला? क्योंकि देखो आई ड्रॉप है उसका जो है एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जब फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा तो हो सकता है बच्चे के अंदर यहाँ पे कुछ एंटी कोलर्जिक साइड इफेक्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल हाइपरथर्मिया हो जाए, डिक्रीज बॉडी के सिक्रेशंस, टेकिकार्डिया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सब चीज़ें जो उस बच्चे में इमीडिएट ना हो, ठीक है, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑइंटमेंट को यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एट्रोपिन कंप्लीट। और भी बड़ा टॉपिक है एट्रोपिन, अच्छे से हम क्लासिफाई करके समझेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेरस की पॉइजनिंग में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कभी पढ़ेंगे हम वापस से जब क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुछ न्यू एमसीक्यूज भी बने हुए हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मीनिंग भी मैंने आपको समझाया है एट्रोपिन से रिलेटेड क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एड्रेनलिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर एड्रेनलिन की डोज क्या रहेगी? 1:1000, 1:10,000, 1:1000 और 1:10,000। ठीक है, इन 1 ml, 1 ml, 0.05 ml और 0.5 ml। तो एनाफाइलेक्सिस के अंदर एड्रेनलिन की डोज क्या रहेगी?
तो देखिए जो एड्रेनलिन होता है इसका सिक्रेशन कौन करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, इसका सिक्रेशन करवाती है। और ये हार्मोन करता है क्या है, एक प्रकार से क्या होता है, ये हार्मोन होता है। ये क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती है किसके लिए, स्ट्रेस के लिए, ठीक है, फाइट के लिए एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़े, या फिर किसी डेंजरस कंडीशन के लिए कि भाई आपको जो है यहाँ पे कुछ बी बाइटिंग हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर होना, आपकी अपनी बॉडी को ये क्या करवाता है, प्रिपेयर करवाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अभी प्रिपेयर कैसे करेगा, अगर हार्ट रेट कम हो रही है तो क्या करेगा, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेस में जाने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जिसकी हार्ट रेट जब बढ़ेगी तो बॉडी के पास में वाइटल ऑर्गन के पास में ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, जिससे फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने जनरल ओवरव्यू इंट्रोडक्शन हो गया अपना किसका, एड्रेनलिन का। अब आपको पूछा क्या गया है कि एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर इसका डोज पूछा है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1:1000 0.5 ml यहाँ पे क्या रहेगा, एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर इसका डोज रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1:1000, ठीक है। और इसका रूट क्या रहेगा, इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एड्रेनलिन का यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 0.5 mg, ठीक है। तो ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर पेशेंट को यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, कोई यहाँ पे हो गया सपोज, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का डेंजरस कंडीशन हो गया, तो इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर डोज क्या दे सकते हैं, 0.15 mg यहाँ पे IV लगा सकते हैं, ठीक है। बट अपना आंसर की डोज क्या रहेगी, 0.5 mg, वो भी 1:1000 के रेशियो में। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक। एक और MCQ होता है, देखिए, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट फॉर हिस्टामिन, क्या रहेगा आंसर, एड्रेनालिन, ठीक है। समझ गए, यहाँ से एलर्जी कंडीशन में हिस्टामिन का लेवल बढ़ता है, तो ये मतलब क्या करता है, एड्रेनालिन इसके एंटागोनिस्ट एक्शन करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है एलर्जी जो है वो सबसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ अपना, द ड्रग यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। अब ऐसी कौन सी ड्रग है वो इंक्रीज करेगी लोकल एनेस्थेसिया के इफेक्ट को, लोकल एनेस्थेसिया के इफेक्ट को कौन सी ड्रग जो है इंक्रीज करेगी, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन और डोब्यूटामाइन। कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज करेगी, तो देखिए लोकल एनेस्थेसिया में क्या होता है कि जहाँ पे कुछ लोकल प्रोसीजर्स करने होते हैं वहाँ पर कुछ हमें एनेस्थेसिया देना होता है, उसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थेसिया, उसको डीसेंसिटाइज करने के लिए, ठीक है, उसके यहाँ पे जो सेंसेशंस को कम करने के लिए। तो यहाँ पे जो ड्रग यूज में ली जाती है तो वो कौन सी ली जाएगी, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। अब देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग रहती है, अब ये ड्रग्स क्या करती है, ये करती है वेजो डायलेशन। अब वेजो डायलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ड्रग है, सपोज कीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स पहले नॉर्मल थी, ये ड्रग ने क्या कर दिया, वेजो डायलेशन करवा दिया, ठीक है, बड़ी हो गई यहाँ पे। अब ये जो पास में हमें यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे प्रोसीजर करना है, यहाँ पे हमने जब कट लगाया वगैरह सब सारा अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो ये जो ड्रग है हमने यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू में दी है, और वेसल्स के डायलेशन की वजह से ये सारी किस्में आ जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सिस्टमिक इफेक्ट है इसका, सॉरी यहाँ पे जो लोकल इफेक्ट है इस ड्रग का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके लिए जो हम ड्रग देंगे कौन सी, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, तो ये क्या करेगी, ये कर देगी यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, जिसकी वजह से जो ड्रग्स है यहाँ पे ये लंबे टाइम तक किसी टिश्यू के पास में पड़ी रहेगी, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम रहेगी, एक तो ब्लीडिंग कम होगी, आराम से हम प्रोसीजर कर सकते हैं, दूसरा ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम रहेगी तो इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिले होगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन के साथ में आजकल जो रेडीमेड जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं,
ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक उसको हम यहाँ पे यूज में लेते हैं ताकि इफेक्ट आराम से हमें जो है अच्छा इफेक्ट मिल जाए। ठीक है, एक तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को यहाँ पे डिमिनिश करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन करके, दूसरा करेगा स्लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग अपना क्या आएगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट। बाकी बी सी एंड डी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो देखिए लोकल एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग काम में ली जाती है, तो देखो 3 टाइप की एनेस्थीसिया ड्रग होती है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट एक्टिंग, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। किसके मैं बात कर रहा हूँ, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिस्टमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन सी ड्रग आती है, प्रोकाइन। ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर कौन सी आएगी, लिग्नोकाइन। एंड लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कौन सी आएगी, इटिडोकाइन, बुप्रीवेकिन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हम देंगे यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक के लिए, इनके साथ में और क्या देना है आपको, एपिनेफ्रिन एडिलिन देना है। इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन। तो आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की तरफ से जो है ईएसआईसी के लिए जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की जा रही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज यहाँ पे ईएसआईसी के लिए यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी गई है। इसमें क्या है, आपके 100 टेस्ट है टोटल। ठीक है, इसमें से 97 जो टेस्ट है लाइव टेस्ट मिलेंगे। इसी के साथ ही 3 ईयर प्रीवियस ईयर टेस्ट भी हमने क्या किया, इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सारे एमसीक्यूज कैसे हैं, ईएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस सीरीज होगा। ठीक है, सिलेबस वाइज जो है आपको यहाँ पे इधर यहाँ पे डेट वाइज आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, इस कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होना है, कौन से सब्जेक्ट का होना है या फिर कौन से टॉपिक का होना है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस सीरीज हो गया। इसके अलावा हाई यील्ड एमसीक्यूज रहते हैं अपने, क्योंकि सारे जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो डेली एक यहाँ पे लाइव टेस्ट रहेगा, मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइव जो हो गया उसके बाद अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हो। इसके साथ में कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करवाएंगे हम यहाँ पे। 67 टॉपिक बेस्ड टेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा 3 प्री ईएसआईसी मेगा टेस्ट रहेंगे। ठीक है, और एग्जाम तक ये क्या रहेगी, सीरीज आपके वैलिड रहने वाली है। इसके रिगार्डिंग आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे सपोर्टिव नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारा सपोर्टिव नंबर है 9588567774। ये हमारे क्या सपोर्टिव नंबर है। ठीक है, 24/7 जो है आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपकी क्वेरीज का यहाँ पे सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी ये कहाँ से एनरोल करोगे, आप हमारे ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा, प्ले स्टोर में आरएनसीसी टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे हमारा ऐप मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं अपन। Prior to an eye exam, a patient is given a drug that causes mydriasis but has no effect on accommodation. आई एग्जामिनेशन से पहले एक पेशेंट को ड्रग दी गई है जो क्या कोज कर रही है, माइड्रियासिस कोज कर रही है, बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन अकोमोडेशन। बट उसका जो है अकोमोडेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वॉट इज़ द मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाइड ऑफ दिस ड्रग। अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली कौन सी ड्रग यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी, पाइलोकार्पिन, मैकामाइलामाइन, फेनिलेपिनेफ्रिन, फिजियोस्टिगमाइन। पाइलोक्राइन, मैकालामाइन, फेनिलेपिन या फिर नियोस्टिगमाइन। तो कौन सी ड्रग यहाँ पे देखिए, एक तो इसका इफेक्ट होना चाहिए माइड्रेसिस का, बट इसका एकोमोडेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए माइड्रेसिस का क्या मीनिंग हो रहा है, माइड्रेसिस का मतलब होता है प्यूपिल्स का डायलेशन करवाना। ठीक है, नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है जब लो लाइट होती है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लाइट को कैप्चर करने के लिए आपकी जो प्यूपिल्स है वो कैसे रहती है, डायलेट हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल फिनोमिना। बट अगर कोई प्रॉब्लम कॉज हो गई है, माइड्रेसिस यहाँ पे लंबे टाइम से बना रहता है, तो ये किसका एक कंडीशन होती है, कौन सी, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा भी कॉज कर सकता है क्या, माइग्रेटिक लंबे टाइम से अगर
ओपन रहेगा तो जो कैनाल वगैरह है उनसे जो फ्लूइड वापस ड्रेन होगा नहीं, ठीक है। तो इंट्रा कैनल प्रेशर बढ़ेगा जिससे कंडीशन जो कॉज होगी वो होगी ग्लूकोमा। अब नेक्स्ट देखिए अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का यहाँ पे सिंगल मीनिंग में देखो लिखूँ तो सबसे पहले देख दिए अकोमोडेशन। तो सिंपल वन लाइनर मीनिंग हम देखें तो क्या मीनिंग होता है इसका। आई जो होती है वो क्या करती है, चेंज कर लेती है आपकी ऑप्टिकल पावर को, ठीक है। आई का ऑप्टिकल पावर को चेंज करना, ठीक है, जिससे क्या होगा, टू फोकस एन ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। जितना नियर ऑब्जेक्ट रहेगा आई के, जितना फार ऑब्जेक्ट रहेगा आई के, तो उससे क्या करती है आई की अपनी ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल पावर चेंज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो ये दोनों करती है, ठीक है। देखिए इसको करवाने के लिए हमारे पास में ड्रग होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फेनिलेफ्रिन, ठीक है। तो फेनिलेफ्रिन जो ड्रग है वो है यहाँ पे काम आएगी। देखिए माइड्रेसिस जो है वो दो टाइप की ड्रग कोज करती है। फर्स्ट कोज करती है मुस्करैनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंड सेकंड कोज करती है क्या, एल्फा वन एगोनिस्ट। ये दोनों ही ड्रग क्या करती है, माइड्रेसिस कोज करती है। बट जो मुस्करैनिक एंटागोनिस्ट है ये क्या कोज करती है, साइक्लोप्लेजिया। और साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। अकोमोडेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा नहीं। तो मुस्करैनिक एंटागोनिस्ट भी माइड्रेसिस तो करवाती है, मगर ये क्या करवाती है, साइक्लोप्लेजिया करवाती है। मतलब अकोमोडेशन पे इफेक्ट डाल दिया। मतलब आपको तो क्या देना है यहाँ पे, नो इफेक्ट ऑन अकोमोडेशन। बट आपको यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मुस्करैनिक एंटागोनिस्ट तो हम नहीं देंगे। दूसरी कौन सी देंगे, अल्फा वन एगोनिस्ट। तो अल्फा वन एगोनिस्ट यहाँ पे कौन सी ड्रग है, फेनिलेफ्रिन, ठीक है। तो फेनिलेफ्रिन यहाँ पे क्या है, अल्फा वन एंटागोनिस्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम में एक बार ये एमसीक्यू भी पूछा हुआ है कि अकोमोडेशन जो होता है वो सिंपैथेटिकली होता है या फिर पैरासिम्पैथेटिकली होता है, ठीक है। तो अकोमोडेशन जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है, ठीक है। अकोमोडेशन इज द पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन ओनली। और जो फेनिलेफ्रिन है ये क्या करती है, सिम्पैथेटो मिमेटिक एक्शन करती है, ठीक है। ठीक है, सिम्पैथेटो मिमेटिक एक्शन करती है जिसकी वजह से क्या होता है, प्यूपिल का डायलेशन, माइड्रियासिस। आई होप मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कोर्स करती है, प्यूपिल्स का डायलेशन। डायलेशन मसल्स कौन सी होती है, आपकी आइरिस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे पाइलोकार्पिन। तो पाइलोकार्पिन क्या कोज कराती है, मियोसिस। पाइलोकार्पिन क्या कोज कराती है, मियोसिस कोज करवाती है, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाती है। तो आई एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्यूपिल्स को डायलेशन करवाते हैं ताकि आपका पोस्टीरियर चैम्बर भी अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाए। इसके लिए बेस्ट यहाँ पे ड्रग जो मानी जाएगी वो है फेनिलेफ्रिन। नेक्स्ट एमसीक्यू। All of the following are used in the treatment of postmenopausal osteoporosis except. All of the following are used in the treatment of postmenopausal osteoporosis except. सभी के सभी ऑप्शंस क्या है, पोस्ट मिनोपॉज के बाद में जो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसकी ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। बट एक को छोड़ के कौन सा यहाँ पे काम में नहीं लेंगे, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, ग्लूकोकोर्टिकोइड या फिर बिसफॉस्फोनेट।
तो देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो एज के साथ साथ में बढ़ती जाती है, और फीमेल में ये कंडीशन ज़्यादा होती है क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, बोन के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब एस्ट्रोजन नहीं है तो बोन में कैल्शियम मेंटेन रहेगा नहीं। बट यहाँ पे कौन सी ड्रग हम इसके लिए क्या क्या देते हैं, अब एक तो पहले ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो कैल्सिटोनिन देंगे, विटामिन डी देंगे, और बिसफॉस्फोनेट देंगे। ठीक है, बिसफॉस्फोनेट यहाँ पे फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं देंगे, नहीं देने में क्या आंसर करेक्ट रहेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन रिजॉर्प्शन और इंक्रीज होगा तो और ज़्यादा बोन वीक होगी यहाँ पे। इसलिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। तो मैं कह सकता हूँ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा यहाँ पे, रॉन्ग रहेगा। बिसफॉस्फोनेट क्या करता है, इनहिबिट करती है बॉन्ड रिजॉर्प्शन को। ठीक है, बॉन्ड रिजॉर्प्शन क्या करती है, इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन के अंदर कैल्शियम का जो अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा, बोन की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी जो है ट्रीटमेंट में काम आता है। कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को बोन में। ठीक है, इसलिए ये भी जो हार्मोन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, बट ये जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। बट एक्सेप्ट पूछा है आपसे, आंसर इज ग्लूकोकोर्टिकोइड, स्टेरॉइड होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस और ज़्यादा कोज करवाता है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, A 55-year-old patient is diagnosed with a urinary tract infection caused by E. coli. यूटीआई हुआ है, 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, जिसको क्या हुआ है, ई कोलाई हुआ है, ई कोलाई से यूटीआई हुआ है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक नॉन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या किया है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, जिसका इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अब आपको पूछा है कि इकोलाई कॉज्ड यूटीआई के लिए ड्रग ऑफ चॉइस ऐसी कौन सी होगी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। वैंकोमाइसिन, सेफ्ट्रैक्सोन, मेटानोडाजोल या फिर जेंटामाइसिन। अब देखिए, यहाँ पे दो ऐसी ड्रग है जो ग्राम नेगेटिव के लिए काम करती है, बट दोनों में से प्रायोरिटी कौन सी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे, सेफ्ट्रैक्सोन। तो सेफ्ट्रैक्सोन जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सबसे पहला एमसीक्यू, कौन सी जनरेशन की ड्रग है, तो थर्ड जनरेशन की ड्रग है। कौन सी क्लास की ड्रग है, ठीक है, सिफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, सिफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स होती है ये। ठीक है, अब ये क्या करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं इसको अपन। और ये क्या करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ पे क्या है, इकोलाई है, ग्राम नेगेटिव है, तो इससे जो कोच था यूरिनरी ट्रैक्ट, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ सेफ्ट्रैक्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो ये हो गया आपका सेफ्ट्रैक्सोन। नेक्स्ट देखिए वैंकोमाइसिन। मेरा पढ़ाया हुआ वैंकोमाइसिन ज़रा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हैं। तो वैंकोमाइसिन जो है ज़्यादातर इफेक्ट किसके साथ में रहती है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो लिख लीजिए, वैंकोमाइसिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती है, जबकि आपको डायरेक्टली पूछा एग्जाम में, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होनी चाहिए।
तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सेफ्ट्रैक्सोन। नेक्स्ट देखिए मेट्रोनिडाजोल। तो जो एजोल्स ग्रुप की यहाँ पे ड्रग रहती है, ये किसके लिए काम करती है, एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, ये तो हो गई एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए जो ड्रग है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन भी किसके लिए काम करती है, नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए अच्छा काम करती है। बट जब बात आई यूटीआई की, तो यूटीआई के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी ड्रग आती है, सेफ्ट्रैक्सोन। इसलिए यहाँ पे जेंटामाइसिन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। फर्स्ट चॉइस यहाँ पे यूटीआई के अंदर कौन सी रहेगी, सेफ्ट्रैक्सोन, इसलिए जेंटामाइसिन यहाँ पे नॉट प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू। A patient is diagnosed with uncomplicated malaria caused by Plasmodium falciparum। एक मलेरिया का डायग्नोस्ट हुआ है, ठीक है। कॉज क्या है उसका, प्लाज्मोडियम falciparum। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्लान्स टू इनिशिएट एंटी मलेरियल थेरेपी। अब यहाँ पे एंटी मलेरियल थेरेपी दी जा रही है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम falciparum मलेरिया। आपको पूछिए ड्रग ऑफ चॉइस इसकी falciparum मलेरिया के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस काम में ली जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरोक्विन, आर्टेमेथर ल्यूमेफेंट्राइन एंड प्राइमाक्विन। अब देखिए यहाँ पे जो है आपने सब ये जो ड्रग्स है, सारे सारे ड्रग्स आपने मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ी होगी। तो अब जो है सारी ड्रग्स यहाँ पे मलेरिया में दी जाती है। तो आपको पूछा क्या गया है, अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम falciparum, मतलब प्लाज्मोडियम इंड्यूस जो falciparum की जो स्पेशीज है, वो या क्या करी, मलेरिया कोज कर रही है। मगर अभी मलेरिया जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सीरियस इतना नहीं है। तो यहाँ पे इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी, आपको क्या पूछा है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है। यहाँ इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, वो रहेगा आर्टेमेथर एंड ल्यूमेफेंट्राइन। यहाँ पे इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। ये क्या रहे, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ठीक है। बेस्ट इसका रिजल्ट रहता है, या फिर मैं कहूँ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्लाज्मोडियम falciparum कॉज्ड मलेरिया अनकॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आर्टेमेटर एंड लुमिफेंट्राइन यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए डॉक्सीसाइक्लिन। तो जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ये होती है मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस के लिए काम में आती है, इसलिए इसको जो है ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन का आजकल करंटली में क्या हो चुका है, रेसिस्टेंट हो चुका है। तो काफ़ी जगह रेसिस्टेंट डेवलप हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्लोरोक्विन भी यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए प्राइमाक्विन। तो प्राइमाक्विन का यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स है किसके लिए, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड वाइवेक्स, ठीक है। बट आपको पूछा क्या गया है, फेल्सीफेरम के बारे में पूछा है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग है। तो A, C, A, B और D क्या है यहाँ पे रॉन्ग रहेंगे। बाकी करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, तो आर्टेमेटर ल्यूमेफेंट्राइन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ये यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हील प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर डिस्चार्ज फॉलोइंग फिक्सेशन ऑफ ए मैंडिबुलर फ्रैक्चर। जब हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए, उसका क्या किया गया है, मैंडिबुलर फ्रैक्चर उसका फिक्स किया गया है। द नर्सेज डिटरमाइन दैट टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल व्हेन द पेशेंट सेज। अब यहाँ पे पेशेंट क्या ऐसा स्टेटमेंट बताएगा जिससे नर्स को लगेगा कि उसकी जो टीचिंग है, जो नर्स ने उसको टीचिंग दी थी, वो सक्सेस हो चुकी है। आई कैन कीप माई माउथ मॉइस्ट बाई सकिंग ऑन हार्ड कैंडी। I should cut the wires with scissors if I begins to vomit. I may use a bulk forming laxative if my liquid diet cause constipation. या फिर I should use a moist swab to clean my mouth every time I eat something.
तो देखिए, जब यहाँ पे मैंडिबुलर फिक्सेशन का किया जाता है, तो वहाँ पे जो है आंसर कौन सा अपना करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई मे बी यूज ए बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव। ठीक है, मुझे ऐसी लेग्जेटिव्स का काम यूज में लेना चाहिए जो बल्क फॉर्मिंग रहती है। ठीक है, इफ़ माई लिक्विड डाइट कॉज कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि उसमें जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिक्विड डाइट वहाँ पे यूज़ में नहीं ली जाती है। ठीक है, जिससे क्या कॉज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। ठीक है, अब जो लिक्विड डाइट वो लेगा कहाँ से, उसका माउथ तो पूरा यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिक्विड डाइट की वजह से कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, कम ले रहा है। वो कम लेने का मतलब क्या है कि वो जो लिक्विड डाइट ले रहा है वो ले रहा है स्ट्रो के थ्रू। ठीक है, ओपन पूरा होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वायर्स वगैरह यहाँ पे लगे रहते हैं, फिक्सेशन किया है, तो आपका मैंडिबुलर कुछ टाइम के लिए ओपन होगा नहीं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे स्ट्रो से लिक्विड लेना पड़ेगा। तो अपना जो आंसर क्या रहेगा, बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव लेगा, तो जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन ट्रीट रहेगा। इसके बाद में माउथ को जो मॉइस्ट शेप से क्लीन करने का नीड है नहीं, आपको केवल स्टाइल वाटर से गार्गल्स के साथ में वो जो है क्लीन कर सकता है, माउथ वॉश के साथ में क्लीन कर सकता है। ठीक है, वाटर पिक यूज ले सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू। द नर्स इज रिव्यूइंग द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट विथ मेनियर्स डिजीज। नर्स रिव्यू कर रही है फिजिशियन के ऑर्डर को, क्लाइंट को क्या हुआ है, मेनियर्स डिजीज हुआ है। विच डाइट विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे कौन सी डाइट जो है मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब की जाएगी, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो सोडियम डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, या फिर लो फैट डाइट। कौन सी डाइट जो यहाँ पे दी जाएगी, क्लाइंट को क्या है, मेनियर्स डिजीज है, तो कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब की जाएगी, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो सोडियम डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, या फिर लो फैट डाइट। तो देखिए, यहाँ पर जो ड्रग कोज यहाँ पे जो डाइट जो काम में ली जाएगी वो ली जाएगी लो सोडियम डाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अब कैसे, जो बिनियस डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है, इन एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ। ठीक है, तो इंटरनल ईयर के अंदर जो एंडोलिम्फ होता है उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे पूरा तरीके से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन डेवलप कर देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। ठीक है, जिससे कंडीशन डेवलप होती है कौन सी, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, जो क्या करती है, डिस्कम्फर्ट कोज करती है, किसको, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ को। जिससे क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड वर्टिगो जो है एक्सेसिव देखने को मिलता है क्लाइंट में। ठीक है, इसलिए क्लाइंट को हम कहते हैं कि आपको एक तो पोजीशन स्लोली करनी है, क्योंकि लिम्फ वहाँ पे फ्लूइड वहाँ पे और फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट है, जिससे क्या हो सकता है, वर्टिगो वगैरह ज़्यादा आ सकते हैं जब पोजीशन चेंज करोगे, क्योंकि फ्लूइड का मूवमेंट होगा। इसलिए साथ में क्या करना है, डाइट कैसी देनी है, एक तो यहाँ पे लो सोडियम डाइट देनी होती है क्लाइंट को, इसके अलावा फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन डाइट देनी है। ठीक है, लो सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन डाइट यहाँ पे प्रोवाइड करवानी होती है। बाकी ऑप्शन वन यहाँ पे रॉन्ग, सी रॉन्ग एंड डी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू। ए नर्स इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन। नर्स क्या कर रही है, हाइपरटेंशन का डायग्नोस पेशेंट है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है। द पेशेंट आस्क अबाउट डाइटरी रिकमेंडेशन टू हेल्प मैनेज ब्लड प्रेशर। अब पेशेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसी डाइटरी रिकमेंडेशंस रहेगी जो उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगी। विच डाइटरी अप्रोच इज ऑफन रिकमेंड बाय द इंडिविजुअल विद हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी को, यहाँ पे एवरी थर्ड में से किसी एक पर्सन को यहाँ पे क्या रहती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, जबकि वो क्या रहती है, एसिम्टोमेटिक रहती है, तो पता नहीं लगता है। तो कौन सी डाइट लेनी चाहिए, तो हाई सोडियम डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मेडिटेरियन डाइट, या फिर डैश डाइट।
तो देखिए यहाँ पे जो डाइट काम में ली जाएगी वो होती है डैश डाइट। तो डैश डाइट का क्या मीनिंग होता है? डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ऐसी डाइट को काम में लेना है जो क्या करे, डाइटरी से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो क्या क्या होती है, जैसे डाइटरी प्लान में आपको क्या इंक्लूड करना है, फ्रूट्स को कंजप्शन को इंक्लूड करना है, वेजिटेबल्स को खाना है, होल ग्रेन डाइट लेनी है, ठीक है। प्रोटीन्स भी उसमें होने चाहिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट को हमें काम में लेना है, जिससे क्या होगा, एक तो हाइपरटेंशन तो कम होगा ही होगा, साथ में जो है कार्डियक हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। इसलिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे अपना, डैश डाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू। A patient with Addison's disease ask a nurse for nutrition and diet advice। एक पेशेंट है एडिसन डिजीज का, जो नर्स से पूछ रहा है कि उसको न्यूट्रिशन और डाइट एडवाइस क्या लेनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट मॉडिफिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड। अब एडिसन डिजीज के अंदर कौन सी फॉलोइंग डाइट जो है रिकमेंड नहीं होगी? हाई डाइट इन हाई इन ग्रेन्स, ए डाइट विथ एडिक्वेट कैलोरी इनटेक, ए हाई प्रोटीन डाइट, या फिर रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट। कौन सी डाइट जो है यहाँ पे एडिसन डिजीज के अंदर नहीं रिकमेंड करते हैं? तो देखिए एडिशन डिजीज के अंदर रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट को हम यहाँ पे काम में नहीं लेते, नॉर्मल सोडियम डाइट हम उसको देंगे, या फिर जो आइडियल सोडियम डाइट है, रिकमेंडेड सोडियम है उतना हमें प्रोवाइड करवाना है। इससे क्या होगा, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस से प्रिवेंशन होगा। अगर सोडियम बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस रहेगा, ठीक है। अब सोडियम यहाँ पे नॉर्मली हमें यहाँ पे देना होता है एडिशन डिजीज के अंदर, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने की नीड नहीं है सोडियम को, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट मॉडिफिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड, कौन सी डाइट यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे, तो सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करने का यहाँ पे नीड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू। The nurse is designing a diet plan for a 70-year-old with poorly fitting dentures। एक यहाँ पे 70-year-old जो है पेशेंट है, उसके क्या किया गया है, पुअरली फिटिंग यहाँ पे डेंचर्स उसके लगाए हुए हैं, जो कैसे हैं अभी, पुअरली फिट है, अच्छे से फिट नहीं हुए। हु हैज़ बीन रिसेंटली डायग्नोज विथ टाइप 2 डायबिटीज़। अभी उसको क्या डायग्नोज हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है। द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली रिस्क ऑफ द क्लाइंट। अब यहाँ पर जो है नर्स नोज करेगी, ठीक है, नर्स को ये पता है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली रिस्क टू द पेशेंट। यहाँ पे कौन सी डाइट जो है वो, या फिर कौन सी कंडीशन जो है यहाँ पे लीस्ट रिस्क रहेगी पेशेंट के लिए, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, हाइपर ग्लाइसेमिया, या फिर लो ब्लड शुगर। टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है तो लीस्ट रिस्क कौन सी रहेगी, माल न्यूट्रिशन की, डिहाइड्रेशन की, हाइपर ग्लाइसेमिया की, या फिर लो ब्लड प्रेशर की, ठीक है। देखो डाइट आपको नहीं पूछी है, पूछा गया आपको क्या, सबसे कम होने वाली रिस्क पूछी है आपको। तो डायबिटीज़ के अंदर आप सभी को पता है हाइपर जो ग्लाइसेमिया होता है, तो यहाँ पे लीस्ट रिस्क किसकी होगी? अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो पुअरली फिटिंग डेंचर्स है, वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रही है पेशेंट, वो उसको डायबिटीज़ भी है मगर वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होने के चांसेस है, उसमें हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस है, या फिर उसमें हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस है, ठीक है। लीस्ट रिस्क पूछिए आपसे, तो हाइपरग्लाइसेमिया की जो रिस्क है वहाँ पे सबसे कम रहेगी, क्योंकि वो पहले से प्रॉपर डाइट प्लान उसका फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब क्लाइंट को डेंटल डेंचर्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, इसलिए जो क्लाइंट को क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो 70 ईयर है, ठीक है, डाइट प्लान पूछने आई है, उसका साथ में 70 ईयर पे डायग्नोस हुआ है क्या, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। साथ में क्या है, पुअरली फिटिंग डेंचर्स है, मतलब डेंचर्स पुअरली फिटिंग है तो प्रॉपर तरीके से वो डाइट तो ले नहीं पाएगी। आपको पूछा है द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली रिस्क ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को सबसे कम होने वाली रिस्क क्या है, तो आंसर क्या रहेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। माल न्यूट्रिशन होगा, बिल्कुल होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, लो ब्लड शुगर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए अपना जो है हाई ब्लड शुगर आपको नहीं मिलेगा इस कंडीशन के अंदर।
क्योंकि क्लाइंट क्या है, डेंटल जो डेंचर्स लगाए हुए हैं, क्लाइंट केवल और केवल क्या कंज्यूम कर पाएगा यहाँ पे, लिक्विड कंज्यूम कर पाएगा। और उसको ये भी रहेगा कि भाई खाने को भी क्या खाना है, स्लो कंजप्शन करना है, ठीक है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ना कि हाइपरग्लाइसेमिया, जिससे एडिक्वेट न्यूट्रिशन में भी कमी आएगी, डिहाइड्रेशन में भी कमी आएगी और लो ब्लड शुगर होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following diets would be most appropriate for the client with COPD? एक क्लाइंट है COPD का, उसमें कौन सी डाइट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी क्लाइंट के लिए? हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ब्लैंड सॉफ्ट डाइट, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, या फिर लो सोडियम डाइट? Which of the following diet would be most appropriate for the client with COPD? हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ब्लैंड और सॉफ्ट डाइट, लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, या फिर लो सोडियम डाइट? अब देखिए COPD का पेशेंट है, वो क्या करेगा, लेवर्ड ब्रीथिंग करेगा। मतलब क्या होगा उसमें, एनर्जी की क्या रहेगी, कमी रहेगी। साथ में वो एनर्जी की कमी रहेगी तो प्रॉपर तरीके से डाइट को भी वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको डाइट जो हम देंगे वो कौन सी देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे, साथ में हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ठीक है, तो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन प्रोटीन डाइट देने से क्या है, तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन रहेगा। हाई कैलोरी डाइट मतलब उसके जो फटिगनेस वगैरह है वो यहाँ पे क्या रहेगी, सबसाइड रहेगी। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ये किस में देते हैं, ये देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट को, ताकि उसमें क्या हो सके, डिक्रीज हो सके कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी ब्लैंड डाइट और ये तीनों ही ऑप्शंस क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। फर्स्ट लाइन ड्रग चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद एंजाइना, एंजाइना का पेशेंट है, साथ में उसमें क्या है, हाइपरटेंशन है। तो कौन सी यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, बीटा ब्लॉकर रहेगी, एसी इनहिबिटर रहेगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहेगी, या फिर हाइड्रालाजान देगी? आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बीटा ब्लॉकर। ये क्या करेगी, एक तो ये हाइपरटेंशन को तो ट्रीट करेगी करेगी, साथ में हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, ठीक है, उसको भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो वर्कलोड को भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऑक्सीजन डिमांड को अच्छा करेगी बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है, ठीक है, और साथ में जो है अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो ये सब चीज़ें क्या करेगी, एंजाइना को भी ट्रीट करेगा। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट। अब देखिए एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और हाइड्रोलाजिन ये भी यहाँ पे ब्लड प्रेशर को कम करती है, मगर बीटा ब्लॉकर जो कम कर रही है उसके साथ में बीटा ब्लॉकर के कुछ एडिशनल एडवांटेज है। मतलब क्या, हार्ट का वर्कलोड कम कर दे रही है, ठीक है, O2 की डिमांड हार्ट को काम करने के लिए वो कम कर दे रही है, जिससे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी मिलेगी हार्ट को। जब देखिए काम करने की डिमांड ही कम है, अपने पास में सप्लाई अच्छी है और डिमांड कम है, तो सप्लाई तो अपने पास अच्छी रहेगी, जिससे एंजाइना नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, an elderly patient present with hypertension, diabetes and proteinuria without renal failure, एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एल्डरली पेशेंट है, उसको क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ भी है, प्रोटीनूरिया भी हो रहा है, बट उसका रिनल फेल नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस क्या रहेगी, फ्रोसामाइड, मेथिल्डोपा, एनालाप्रिल, या फिर प्रोप्रानोलोल? तो देखिए ये एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी करवा चुका है। कौन सी ड्रग काम में लेंगे हम यहाँ पे, एसीई इनहिबिटर्स। कौन सी यहाँ पे वैसे इनहिबिटर, आंसर क्या रहेगी, प्रिल,
ठीक है। तो एनालाप्रिल अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। तो क्यों करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए। एसी इनहिबिटर्स आर द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट है और उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, एनालाप्रिल विथ प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट MCQ, a patient with diabetes mellitus and renal failure begins to hemodialysis, उसको क्या होना है, हेमोडायलिसिस होना है। which diet is best on days between dialysis treatment। अब यहाँ पे कौन सी डाइट यहाँ पे सबसे अच्छी रहेगी डायलिसिस के ट्रीटमेंट में। लो प्रोटीन डाइट विथ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, लो प्रोटीन डाइट विद a prescribed amount of water, no protein in the diet and use of salt substitute, no restrictions। तो देखिए जिन पेशेंट्स को यहाँ पे डायलिसिस चल रहा होता है तो उनमें डाइट हम कैसे रखते हैं, लो प्रोटीन डाइट रखेंगे विद ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रिस्क्राइब किया गया है उतना ही हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में रखेंगे, क्योंकि क्लाइंट को क्या है, रीनल फेलियर है, पहले से फेलियर है, यूरिन यहाँ पे बहुत कम बन रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट को क्या यहाँ पे देना है, यहाँ पे लो प्रोटीन डाइट देनी है, साथ में प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर देना है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी है। ये सब चीज़ें नर्सिंग केयर की अंदर हमें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो अगेन एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में। इसी के रिगार्डिंग कुछ अपनी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग वापस से आपको मैं बताना चाहूँगा। RNCC को ऑफिशियल ऐप के ऊपर आपको जो है अपनी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको जो है क्वेरीज हो, ठीक है, आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7। जब भी आपको क्वेरीज हो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, आप जरूर हमें कॉल एंड मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल ऐप पे, ऐप जो है हमारा प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। बाकी जो है कुछ न्यू स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो उनको जो हमारा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। और बेल आइकन को जो है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास में क्या है कि कुछ पर्सनलाइज वीडियो ना आके सारे के सारे जो हमारे नोटिफिकेशन है, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सभी को आपके पास में जो है ऑन टाइम आपके पास में पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।